वेलकम एवरीवन। रोजगार गेटवे एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम एचटेट 2023 का लेवल 3 यानी कि जो पीजीटी लेवल होता है उसका कॉमन पार्ट सॉल्व करेंगे, जो आपका 90 मार्क्स का आता है। आपको यूट्यूब पर एक ही क्लास के अंदर 90 मार्क्स कि जो सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ रोजगार गेटवे एकेडमी पर मिलेंगे। तो आज हम अपनी जो नेक्स्ट पेपर है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पेपर जो है आपका लेवल 3 पीजीटी का है, 2023 में ये हुआ था। इससे पहले हम लेवल 1 और लेवल 2 कर चुके हैं और 2022 के भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और ये कर चुके हैं 3 पेपर। तो टोटल हमारे 5 पेपर तो हो चुके हैं प्रीवियस ईयर के और आज हम अपना छठा पेपर सोल्व करेंगे। फिर इसके बाद हम अपने 2024 के भी तीनों पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। अगर आप इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो आपका जो टेस्ट है एचटेट का वो डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख करके ही बनाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास आज की। पीजीटी लेवल की है ये। सबसे पहले इसमें सीडीपी वाला पार्ट है। सीडीपी में देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त होगी। अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन, विशिष्ट शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन, समावेशी शिक्षा या धार्मिक शिक्षा। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इंक्लूसिव एजुकेशन ही जरूरी है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत किशोरावस्था के संबंध में सही है। अहम पहचान एक धनात्मक मनोसामाजिक पहलू है, अहम पहचान एक ऋणात्मक मनोसामाजिक पहलू है, अहम पहचान एक तटस्थ मनोसामाजिक पहलू है और अहम पहचान कोई मनोसामाजिक पहलू ही नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अहम पहचान एक धनात्मक मनोसामाजिक पहलू है। ईगो आइडेंटिटी इज ए पॉजिटिव साइको सोशल एस्पेक्ट। फिर है आपके पास थर्ड क्वेश्चन, एक सृजनशील बालक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं देखी जाती है। अपसारी चिंतन, अति जिज्ञासा, उच्च कल्पनाएं या परंपरागत विचार। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। कन्वेंशनल थॉट्स यानी कि परंपरागत विचार जो है वो सृजनशील बालक के अंदर नहीं पाए जाते हैं। फिर है आपके पास फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है। सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार, स्वीकृत सामाजिक भूमिकाएं निभाना, सामाजिक अभिवृत्ति का विकास, सामाजिक पूर्वाग्रहों का विकास। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट है, सामाजिक पूर्वाग्रहों का विकास। फिर है आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन, वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास क्षेत्र संदर्भित करता है। बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है, बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता है, बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में कार्य कर सकता है, बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में भी कार्य नहीं कर सकता है। तो फिफ्थ का आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में कार्य कर सकता है। फिर है आपके पास सिक्स्थ क्वेश्चन, यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता है तो उसका कारण जानने के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। रचनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक, योगात्मक। तो उसके लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। फिर है आपके पास सेवंथ क्वेश्चन, समावेशन केवल दिव्यांग लोगों के तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना भी है। शिक्षा में समावेशन का यह अर्थ जिसके द्वारा स्पष्ट किया गया है, किसके द्वारा है ये, एनसीएफ 2005, एनसीईआरटी, यूनेस्को या यूनिसेफ। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका।
फिर है आपके पास 8th क्वेश्चन, वृद्धि एवं विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? शरीर के आकार में परिवर्तन, शरीर के अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षणों का विलोपन या नवीन विशेषताओं का अधिग्रहण। तो आपको सही जो ऑप्शन है आपको वो चुनना है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट है, क्योंकि वृद्धि और विकास में ये चारों ही बातें समाहित तो होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, ए, बी, सी और डी। फिर है आपके पास 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं करता? अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को क्षीण करती है, अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को निश्चित दिशा प्रदान करती है, अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार में सक्रियता लाती है, अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को चयनात्मक बनाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को क्षीण करती है। ये इसमें नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। फिर आपके पास 10th है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत नैतिकता की अवस्थाओं को उनके सतर्क से सुमेलित कीजिए। अच्छे अंतर्व्यक्तिक संबंध है, फिर व्यक्तिवाद एवं विनिमय है, फिर सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार है, और फिर सार्वभौमिक नियम है। तो इसके अंदर जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 की अकॉर्डिंग अच्छे अंतर्व्यक्तिक संबंध जो है वो आपके सेकंड स्टेज पर आते हैं। फर्स्ट स्टेज पर तो आपका व्यक्तिवाद एवं विनिमय आता है। थर्ड स्टेज पर जो है आपके पास 2 आएंगे। कौन सा आएगा? ये सार्वभौमिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार, सार्वभौमिक नियम, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो ये जो 2 है ये आपके थर्ड में आते हैं। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट आपके पास 11th क्वेश्चन है। 11th में कह रहा है, जब अधिगमकर्ता किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के अपने आप ही सीख जाता है तो उसे कहते हैं अविराम सीखना, पूर्ण सीखना, अंश सीखना या प्रासंगिक सीखना, यानी कि इंसिडेंटल लर्निंग। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट है, क्योंकि वो बिना किसी सहायता के सीख गया है, तो इसे आप प्रासंगिक इंसिडेंटल लर्निंग कहोगे। ये एक घटनात्मक रूप से सीखना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक अभिप्रेरकों के संबंध में सही नहीं है? वे सार्वभौमिक होते हैं, वे जन्मजात होते हैं, वे जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं, वे व्यक्ति की समस्थिति से संबंधित नहीं होते, यानी कि दे आर नॉट रिलेटेड विद द होमियोस्टैटिस इन द इंडिविजुअल। तो इसमें जो है इसमें नहीं पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट है। फिर है आपके पास इसमें निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षाएं सतत और व्यापक मूल्यांकन का आधार है? लिखित, मौखिक, व्यवहारिक या प्रायोगिक। तो इसमें जो है चारों ही आपकी जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के लिए जरूरी है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ही इसमें क्या हो गया? करेक्ट हो गया। फिर है आपके पास 14th में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है? तो अलेक्जेंडर का पास एलोंग परीक्षण एक निष्पादन परीक्षण है। शाब्दिक परीक्षण व्यक्तिगत अथवा सामूहिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते, और अशाब्दिक परीक्षणों में बुद्धि का मापन चित्रों एवं आकृतियों द्वारा होता है। तो इसमें जो बात कही है बिल्कुल गलत कही हुई है थर्ड ऑप्शन में, कि अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर पाते। जो इलिटरेट पीपल है कैन नॉट परफॉर्मेंस टेस्ट, बल्कि वो तो परफॉर्मेंस टेस्ट दे पाते हैं क्योंकि वो अशिक्षित है। आप उन्हें कोई एक्टिविटी समझाओ और फिर उन्हें वही एक्टिविटी करने के लिए दो तो वो कर लेंगे। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गिलफोर्ड के त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि के तत्व एवं उसके आयाम के संबंध में सही नहीं है? पहला दिया हुआ है इकाई उत्पाद, दूसरा दिया है संज्ञान संक्रिया, और तीसरा दिया है मूल्यांकन संक्रिया, और चौथा दिया हुआ है संबंध और विषय वस्तु। तो इसके अंदर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वही गलत है, संबंध और विषय वस्तु इसमें गलत दिया हुआ है। फिर है आपके पास 16th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित अधिगम दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता नहीं है? सार्थक सीखने के अवसर, एकल शिक्षण मार्ग, यही गलत है, सतत मूल्यांकन और सुलभ शिक्षण सेटिंग्स। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका करेक्ट है इसमें, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है आपसे। बंडूरा के अनुसार प्रेक्षणात्मक सीखने की कौन सी अंतर संबंधित प्रक्रियाएं नहीं है?
यानी कि इसने क्या, अकॉर्डिंग टू बंड्यूरा विच इज नॉट द इंटररिलेटेड प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो इसमें देखिए अवधारणात्मक प्रक्रियाएं, धारणात्मक प्रक्रियाएं, प्रेरणात्मक प्रक्रियाएं और संयोजनात्मक प्रक्रियाएं। तो 17th में जो फोर्थ ऑप्शन है यानी कि कंजक्शनल प्रोसेसेस, संयोजनात्मक प्रक्रियाएं, ये इसका ऑप्शन नंबर सही है। फिर है बंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर और दोहराकर वही व्यवहार सीख लेता है तो इसे क्या कहते हैं, अनुकूलन, एडेप्टेशन, आत्म प्रेक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, मॉडलिंग या सामर्थ्य प्रत्याशा या एफिकेसी एक्सपेक्टेशन। तो इसे आप क्या कहोगे, इसे आप मॉडलिंग कहोगे कि भाई आपने क्या किया, दूसरे की चीज को देखा और व्यवहार को देखा और फिर उसे दोहराकर वही आप करने लग गए, तो वो क्या होती है, मॉडलिंग होती है। फिर है आपके पास स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अंतर्गत घट या बुद्धि में कौन सा उप घटक सम्मिलित नहीं है, मेगा घटक, प्रयोगात्मक घटक, निष्पादन घटक और ज्ञान संग्रहण यानी कि अर्जन घटक। तो इसमें जो है सेकंड प्रयोगात्मक घटक इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं था स्टर्नबर्ग त्रितंत्र सिद्धांत में। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ये सभी क्वेश्चन के जो मेन टॉपिक है वो मैं आपको सबसे पहली क्लास जो इस कोर्स के अंदर है उसमें करवा चुकी हूँ। उससे बाहर अब तक 5 मैंने आपको एग्जाम करवा दिए और ये 6th है सीटीपी का। 6th में कोई भी क्वेश्चन जो है उस एक वीडियो से बाहर से नहीं आया हुआ है, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उस वीडियो को देखिए और आपको पता चलेगा कि कितने बेनिफिशियल तरीके से मैंने वीडियोस तैयार किए हैं और मेहनत की है सिर्फ आपके लिए ताकि आपका एचटेट क्वालिफाई हो। फिर है 20 एक अधिगम निर्योग्यता जो अंक गणितीय कौशल के अधिग्रहण को प्रभावित करती है वो क्या है, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया या डिसमैग्नीशिया है। तो वो जो है आपकी डिस्कैल्कुलिया है। फिर है आपके पास, क्योंकि जब भी गणित की बात होगी उसमें कैलकुलेशंस होती है और डिसकैल्कुलिया अपने नाम में ही कैलकुलेशन लिए हुए है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। फ्रॉइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के 5 अवस्थाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। पहले वाले में क्या हुआ इसने कि भाई मुखावस्था, लिंग प्राधानात्मक अवस्था, अव्यक्तावस्था, गुदावस्था और ज्ञानेन्द्रियावस्था। फिर है इसने गुदावस्था, अव्यक्तावस्था, लिंग प्रधानावस्था और जन्नेन्द्रियावस्था और मुखावस्था। फिर इसने कहा मुखावस्था, गुदावस्था, मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग प्रधानावस्था और अव्यक्तावस्था और जन्नेन्द्रियावस्था। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 3 है आपका करेक्ट है। सबसे पहले ओरल स्टेज आएगी, फिर एनाल स्टेज आएगी, फिर थैलेटिक स्टेज आएगी, फिर लेटेंसी स्टेज आएगी और फिर जेनिटल स्टेज आएगी आपके। फिर है इसके अंदर आपका 22 में देखिए पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक एवं अनुबंधित उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण का कौन सा कालिक कर्म सीखने को सर्वाधिक प्रभावित करेगा, समकालिक, विलंबित या संकेत या पश्चातगामी। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही करेक्ट है भाई, डिले होना जो है वो सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में अमूर्त चिंतन तथा सामान्यकरण की क्षमता विकसित हो जाती है, संवेदीकामक में, पूर्व संक्रियात्मक में, मूर्त संक्रियात्मक में या औपचारिक संक्रियात्मक में। तो जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में जो अमूर्त चिंतन है और सामान्यकरण है वो लागू हो जाते हैं। फिर है आपके पास 24 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए, स्वतंत्र प्रोजेक्ट कार्य के अवसर, तावरण, उपचारात्मक शिक्षण या संवर्धन कार्यक्रम यानी कि एनरिचमेंट प्रोग्राम। एनरिचमेंट तो वर्ड ही अच्छा है और इसके अंदर जो है इन्होंने प्रतिभाशाली पूछा है तो उपचारात्मक शिक्षण इसके अंदर नहीं होना चाहिए। ये तो ऐसे बच्चों के अंदर होता है जिनमें कुछ कमियां रह जाती हैं। फिर है आपके पास नेक्स्ट 25 निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है, पृथक्करण का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, विविधता का जश्न मनाने का सिद्धांत, शिक्षा के अधिकार का सिद्धांत। तो पृथक्करण का सिद्धांत जो है इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है, प्रिंसिपल ऑफ सिग्रेशन। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा तरीका व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का समर्थन नहीं करता है, विद्यार्थियों का बड़ा समूह, व्यक्तिगत अनुदेशन, पाठ्यक्रम अनुकूलन, विद्यार्थियों की क्षमताओं का ज्ञान यानी कि लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस,
करिकुलम एडेप्टेशंस एंड नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटीज। तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है इसमें तो, कि भाई आप लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बना सकते हो। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका नहीं है। बिना भेदभाव के विद्यालय में प्रवेश देना, ये तो अच्छा ऑप्शन है। सुलभ बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, ये भी अच्छा ऑप्शन है। उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचाना एवं मुख्य धारा से बाहर रखना। आगे क्या है, उन्हें आवश्यक सहायता सेवाएं प्रदान करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही गलत है, क्योंकि मुख्य धारा से बाहर रखने की बात कही गई है, जबकि हमारा तो लक्ष्य ये है कि बच्चों को मुख्य धारा में लाना है। फिर है आपके पास 28, उसमें देखिए क्या दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है। विकास परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पाद है। बिल्कुल, प्रारंभिक विकास की तुलना में बाद का विकास अधिक गंभीर होता है, यही ऑप्शन गलत है इसमें, तो यही हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि इसने हमसे नहीं पूछा है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। समावेशी शिक्षा का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये तो हमें पता ही है कि समावेशी शिक्षा का त्रिआयामी सिद्धांत जो है गार्टर और लिप्स्की के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है इसमें, ये तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। फिर है 30th क्वेश्चन, सामाजिकरण का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता आना। सामाजिकरण की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी भाई, कि सामाजिकरण का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता आना। जॉन डीवी, गैरेट सोरेनसन या हरलॉक, तो ये हरलॉक के द्वारा दी गई थी। ये भी मैंने जो है अपनी क्लास में करवाए हैं क्वेश्चन, हरलॉक। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका करेक्ट है इसमें। अब चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब तो हमारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। इसमें देखिए विशेषण के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट है। पवित्रतम विशेषण की उत्तरावस्था कहा है इसने। किस विकल्प में शब्द युगम का सही अर्थ भेद नहीं है, इसमें देखिए बाजी, दाव, बाजी, घोड़ा, तो इसमें तो जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। माणिक्या को इसने चर्बी कह दिया है, जो कि नहीं होता है, और माणिक्या को इसने मछली कहा है। फिर है कौन सा युगम संगत नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। मस्तक कभी भी तद्भव शब्द नहीं होता, ये तत्सम शब्द होता है। फिर है आपके पास 34, निम्नलिखित में से किस विकल्प का शब्द संधि विच्छेद की दृष्टि से संगत है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, लघुर्मी, लघु जमा उर्मी। फिर है आपके पास 35, किस विकल्प के समस्त पद में बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, तो 35 का जो है वो आपका सेकंड ठीक है, दीर्घ श्वास और पाषाण हृदय। आगे है किस विकल्प का शब्द अन्न उपसर्ग से निर्मित नहीं है, तो इसमें जो है सेकंड ऑप्शन ही अनीति, इसमें जो है अन्न नहीं लगा हुआ। फिर निम्नलिखित में से किस विकल्प की शब्द विदेशज प्रत्ययों से निर्मित है, विदेशज प्रत्ययों से किसके निर्मित है, थर्ड ऑप्शन, रिश्वतखोर और रोजगार, सभी के सभी जो है उर्दू भाषी या फारसी भाषी कह सकते हो आप शब्द हैं ये। फिर है आपके पास 38, पर्यायवाची शब्दों के संबंध में कौन सा विकल्प अनुचित है आपका, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। गंगा को इसने अमर तटिनी, द्विजा और सुरसरी कहा है, तो इसमें जो है गंगा वाला आपका करेक्ट है, नहीं में पूछे हैं इसने इसलिए। फिर है आगे आपके पास 39 क्वेश्चन, वर्तनी दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, तो वर्तनी की दृष्टि से आपको देखना है कि भाई कौन से आपके शुद्ध हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है, याज्ञवल्क्य और हस्तक्षेप। फिर 40 है, महात्मा गांधी ने भारत को आजाद कराया, उक्त वाक्य में जो रेखांकित शब्द है कर्मशः क्या है ये आपके, तो ये जो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि महात्मा गांधी और भारत दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक स्पष्ट किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं और एक स्पष्ट किसी देश के बारे में बता रहे हैं। फिर है आपके पास 41, निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 वो आपका करेक्ट है, कमान से तीर निकल जाना, किसी का भेद खुलना, ये गलत है। यानी कि कमान से तीर निकल जाने का मतलब किसी का भेद खुलना नहीं होता, बल्कि इसका तो वो मतलब होता है कि भाई मौका हाथ से निकल जाना, कि भाई कर दी बात और अब फिर वो वापस तो तीर आ नहीं सकता, तो इसीलिए जो आपने बात एक बार किसी को कह दी, जो आपने काम कर दिया वो आप वापस नहीं कर सकते हो। फिर है 42, क्रिया के संबंध में अनुचित विकल्प चुनिए, आपको अनुचित चुनना है इसके अंदर, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, सभी परिणार्थक क्रियाएं जो है अकर्मक होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि ज्यादातर ये सकर्मक होती है, ज्यादातर तो ये अकर्मक ही होती है। आगे आपके पास इसे
इसने कौन सा अनुचित पूछा था ना, हाँ यही है सेकंड। फिर है सर्वनाम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, आपको असत्य कथन बताना है इसमें। तो इसमें देखिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 4 भेद माने जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, इसमें 3 ही भेद होते हैं, ठीक है। आगे है 44, किस विकल्प के विपरीतार्थक युग्म असंगत है, तो इसमें जो थर्ड है वो आपका करेक्ट है, दनुज का इसने दानव लिखा हुआ है और इसने असंगत पूछा हमसे। फिर है आपके पास 45 क्वेश्चन, 45th में देखिए क्या लिखा, वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में अनुचित युग्म है कौन सा, थर्ड ऑप्शन आपका, समुद्र में लगने वाली आग दावानल, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, समुद्र में लगने वाली आग दावानल नहीं होती है। फिर है आपके पास नेक्स्ट 46 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, नोट इट डाउन डैश यू शुड फॉरगेट इट, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। लास्ट, choose the correct option that gives the meaning of the given idiom, spill the beans, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, to leak a secret। फिर 48 क्वेश्चन है, fill in the blank with the correct option, the Pak army turned hostile dash ISIS, तो इसमें क्या आएगा आपका, फर्स्ट ही आएगा 2। फिर आपका 49, choose the correct passive of the given sentence, please give me some more time, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, some more time में please be given to me। फिर आपके पास 50 क्वेश्चन, which of the following options express the correct meaning of the sentence given below, no sooner did I reach the college than the bell rang, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो डी है 4 वो आपका करेक्ट है, as soon as I reached the college the bell rang। फिर है चेंज द नरेशन है आपका नेक्स्ट, चेंज द नरेशन में देखिए क्या कह रहा है ये, ही सेड व्हाट ए चार्मिंग साइट, तो इसमें आपकी जो चेंज नरेशन है वो कौन सी होगी, इसमें आपका पहला ही ऑप्शन ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज ए वेरी चार्मिंग साइट। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई डैश अ लॉट ऑफ कॉल्स टुडे, तो इसमें आएगा थर्ड, आई हैव रिसीव्ड, मैंने बहुत सारी कॉल्स रिसीव की टुडे। फिर आपका 53, which of the following sentences is the correct option to express a probable condition, तो इसमें जो है आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, if you touch a live wire you will get a shock, बिल्कुल अगर आप नंगी तार को टच करोगे तो आपको शॉक लग जाएगा। choose the part of the sentence that is grammatically incorrect, he thought A पर, he will be able to do B पर, whatever he wanted C पर, एंड D पर आपका with his job, तो 54 का आपका जो सेकंड है वो करेक्ट है। फिर है आपके पास 55, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, choose the part of the sentence that is grammatically incorrect, the Jews were most reluctant to contribute in the Palestinian cause, तो 55 में जो है आपका 4 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, डी पार्ट। फिर है आपके पास द वर्ड स्लिथर मीन्स, क्या मीनिंग है स्लिथर का, स्लाइड मीनिंग है। फिर है सेकंड आपके पास 57 आपके पास, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है वर्ब की, तो उसमें देखिए क्या है, व्हेन आई लास्ट डैश हर शी वाज डीपली इन्वॉल्व्ड इन डाउट, तो इसके अंदर इन डेप्थ, तो इसमें क्या लिखा है आपका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है मैट। फिर है आपके पास 58, fill in the blank with the correct option, how did the thief dash the padlock, तो इसके अंदर जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ओपन। फिर है आपके पास 59, fill in the blank with the correct modal auxiliary dash you, रिक्वेस्ट करनी है इसमें, तो रिक्वेस्ट किसके साथ आएगा, इसमें रिक्वेस्ट के लिए जो है would आएगा इसके अंदर, would you mind lending me your pen। फिर आपका 60, arrange the following jumbled options in the correct order and then choose the correct option, तो इसके अंदर जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है, CDBA यानी कि the news that she is going abroad is heartening। फिर है आपके पास नेक्स्ट, चलो इससे पहले हम रीजनिंग करें, रीजनिंग इस पेपर की जो है काफी वास्ट है, उससे पहले हम जो है हरियाणा जीके कर लेते हैं। तो हरियाणा जीके हमारी 81 से स्टार्ट है, इसे देखिए, ऐतिहासिक गांव सुंग अवस्थित है, सुंग कहां पर है भाई, 3 यमुनानगर में। किस हरियाणवी ने अगस्त 2023 में माउंट अल्ब्रुस को फतेह किया था,
तो 82 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, रोहताश बिश्नोई। हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन आईसीएस अधिकारी थे? तो इसमें फर्स्ट श्री धर्मवीर करेक्ट है। फिर है आपके पास मौर्यकालीन स्तूप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहां से? थर्ड ऑप्शन थानेसर से। और फिर है आपके पास नेक्स्ट गीता जयंती समारोह किस माह में मनाया जाता है? मार्गशीर्ष में मनाया जाता है। फिर है हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है? ये जब का पेपर था तो उस टाइम पर जो है श्री टीसी गुप्ता थे। फिर है 87 साधु निश्चल दास के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। वह दादू के शिष्य थे, उन्होंने एक पुस्तक विचार सागर संकलित की जो संवाद के रूप में है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है, दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड ही सही है आपके। फिर आपके पास 88 हरियाणा के चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये? 4 भिवानी में स्थित है ये। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है नवंबर 1966 में हुई थी। फिर है आपके पास हरियाणा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ये जो है आपका सोनीपत में स्थित है, यानी कि भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोनीपत में है। अब हम अपना जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन करेंगे, चलिए वो करते हैं 61 से। देखिए, यदि ए अपने सिर के बल पर उत्तर दिशा की ओर अपना मुंह करके खड़ा है तो उसके बाएं हाथ की दिशा है वो मुंह करके खड़ा है, यानी कि इफ ही स्टैंड्स ऑन हिज हेड विद हिज फेस, अब वो नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ है, पैर उसके ऊपर है, सिर उसका नीचे है और वो उत्तर दिशा की तरफ देख रहा है, तो हमें ये बताना है कि भाई उसका लेफ्ट हैंड किस तरफ होगा। अगर आप देखते हो जनरली अगर आप नॉर्थ साइड में देखोगे और आप नॉर्थ साइड की ओर देखोगे, अगर आपका सिर ऊपर और पैर नीचे है तो आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या होगा? वो आपकी बेस्ट होगी। पर अब की बार आप क्या उल्टे हो, आपका सिर नीचे और पैर ऊपर है तो आपके हाथ भी जो है दिशा बदल जाएंगी, तो आपका जो नॉर्थ है, जो आपका लेफ्ट हैंड है, वो आपका ईस्ट की तरफ हो जाएगा। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है। फिर है आपके पास नेक्स्ट, एक नाव 20 किलोमीटर दूरी को धारा की दिशा में 1 घंटे में तथा दूसरी को धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल है। ए बोट गोज 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 1 आवर एंड द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स। द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर इज, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर इसमें लिखा हुआ है वो कैसे होगी, क्योंकि 20 किलोमीटर 1 आवर में कर रही है तो 20 किलोमीटर पर आवर हो गया ये, ठीक है। अपस्ट्रीम स्पीड 20 किलोमीटर, वो भी 2 घंटे में, तो 10 आ गया, तो 10 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। स्पीड इन स्टिल वाटर निकालनी है, स्पीड इन स्टिल वाटर, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड और डिवाइडेड बाय 2, तो यानी कि 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 30 अपॉन में 2, तो कितना आ गया आपका ये 15 किलोमीटर पर आवर आ गया, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। फिर है आपके पास नेक्स्ट, 15 व्यक्तियों के एक समूह में 7 व्यक्ति हिंदी एवं 8 व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 3 व्यक्ति इन दोनों में से किसी को भी नहीं पढ़ते हैं, तो इनमें से कितने व्यक्ति हिंदी व अंग्रेजी दोनों को पढ़ते हैं? In a group of 15 people, 7 read Hindi, 8 read English, and while 3 of them read none of these two, how many of them read Hindi and English both? तो इसमें देखिए कैसे करेंगे, total people who read at least one
लैंग्वेज 15 माइनस 3 12। फिर है एन हिंदी प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश वाले और माइनस बोथ वाले इक्वल्स टू टोटल आ जाएंगे आपके। ठीक है, फिर ये क्या है 7 है, ये 8 है, ये माइनस एन बोथ हो गया और टोटल में आपके 12 आ गए। तो यहाँ तो 15 आ गया माइनस 12 आ गया और एन बोथ, तो कितनी वैल्यू आ गई है 15 में से 12 गया 3, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए आप 64। एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों में ए का स्थान नीचे से 7वें पर है और बी का स्थान ऊपर से 9वें स्थान पर है। सी का स्थान इन दोनों के ठीक मध्य में हो तो सी का स्थान ए से कौन सा है? इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स ए इज प्लेस्ड 7th फ्रॉम द bottom, whereas B is placed 9th from the top and C is placed exactly between these two. What is A's position from C? तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं 64 में। A's position from top, A's position from top 35 माइनस 7 प्लस 1 29 होगी। ठीक है, B's position from top, B's position from top 9th हो गया तो गिवन ही है। फिर है स्टूडेंट बिटवीन A and B, students between A and B 29 माइनस 9 और माइनस 1 19 हो गया आपके। C is exactly in the middle of these 19 students, इन 19 के बीच में है वो, तो C exactly 10 places away है from किससे? B से। C is exactly 10 places away from B and 10 places away from A and 10 places away from A। तो इसमें तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट है 10th पोजीशन। अब 65 क्वेश्चन है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है? एक निश्चित कूट भाषा में CEG को TSR तथा FHJ को QPO लिखा जाता है, तो इसी समान भाषा में IKM को क्या लिखा जाएगा? तो सम ऑफ अपोजिट पेयर्स लॉजिक लगा हुआ है, सम ऑफ अपोजिट पेयर्स। ठीक है, C3 पोजीशन पर है, T20 पोजीशन पर है, तो 23 हो गया। फिर E आपका 5th पोजीशन पर है और S आपका 19th पोजीशन पर है, तो टोटल 24 हो गया। फिर G आपका 7th पोजीशन पर है, R आपका 18th पोजीशन पर है, तो आपका 25 हो गया। फिर F जो है आपका वो 6th पोजीशन पर है और Q आपका 17th पोजीशन पर है, वो 23 हो गया। H आपका 8th पोजीशन पर है और P आपका 16th पोजीशन पर है, तो वो आपका 24 हो गया। और J आपका जो है 10th पोजीशन पर है और O आपका 15th पोजीशन पर है, तो वो आपका 25 हो गया। ठीक है, तो सेम फॉर IKM है, सेम फॉर IKM भी लागू हो जाएगा। ये क्या होगा? I9 प्लस N14 कितना हो गया? 23 हो गया। और K
11 प्लस m 13 पोजीशन पर, तो ये 24 हो गया आपका। और फिर m आपका 13 पोजीशन पर है और l आपका किस पर 12 पोजीशन पर है, तो ये क्या हो गया 25 हो गया आपका। तो क्या आया यहाँ से आपका NML आया है, NML, तो यहाँ पर लिखो भाई NML, ये रहा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए आप, अक्षरों EAML से आपको कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। दी वर्ड आर, कौन से बना सकते हो आप, इसमें सबसे पहले तो आप 3 वर्ड बना सकते हो। एक तो आप मेल बना लोगे, MALE, ठीक है। एक आप लेम बना लोगे, लेम माने लंगड़ा होता है। और एक आप मील बना लोगे, तो 3 ही बना सकते हो आप, भोजन। तो 3 हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। फिर है आपके पास 67 में देखिए क्या लिखा हुआ है। द रेशियो ऑफ एन इंटीरियर एंगल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 7:2 द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज। तो आपको पता है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो आपके पास 7:2 है, तो 7x प्लस 2x इक्वल्स टू 180 हो गया। तो यहां से आपको 9x इक्वल्स टू 180 मिल गया। तो यहां से आपको x की वैल्यू तो 20 मिल गई, 20 डिग्री, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल आपका कितना आ गया भाई, एक्सटीरियर एंगल 2x यानी कि 40 डिग्री आ गया। और नंबर ऑफ साइड्स आपकी कितनी आ जाएंगी, नंबर ऑफ साइड्स है आपकी 360 डिग्री अपॉन में एक्सटीरियर एंगल, तो 360 डिग्री अपॉन में 40, तो 9 साइड्स आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है आपका इसमें। फिर है आपके पास फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज। पहले 2 लिखा है, फिर 3, फिर 10, फिर 15, फिर 26 है। तो इसको आपको सॉल्व करना है कि आपका नेक्स्ट जो है वो क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हुआ है देखो, देखते हैं। सीरीज ऑफ स्क्वायर माइनस और प्लस 1 कर रखे हैं। लॉजिक क्या यूज है, यही कर देती हूँ। सीरीज ट्रिक है ये, सीरीज ऑफ स्क्वायर है एंड +1 कर लो या -1 कर लो, ठीक है। तो देखो 1 का स्क्वायर है +1 कितना आ गया, 2 आ गया। फिर 1 क्या आ गया, 2 होता है और उसमें से -1 कर दो तो 3 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 3 होता है, उसका स्क्वायर है +1 कर दो तो आपके पास 10 आ जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर और -1 है तो आपके पास 15 आ जाएगा। फिर 5 का स्क्वायर है, उसके अंदर 1 ऐड कर दो तो 26 आएगा। और फिर आपके पास जो है 6 का स्क्वायर और -1 है तो आपके पास 35 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो करेक्ट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नल ए द्वारा एक टैंक को अकेले 8 घंटे में, नल बी द्वारा इसी टैंक को अकेले 6 घंटे में भरा जा सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ 2 घंटे के लिए खोलने के पश्चात नल ए को बंद कर दिया जाए तो नल बी द्वारा बचा टैंक कब भर जाएगा। पाइप ए अलोन कैन फिल ए टैंक इन 8 hours, पाइप बी अलोन कैन फिल इट इन 6 hours। इफ बोथ द पाइप्स are opened and after 2 hours pipe A is closed, then pipe B will fill the tank in। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो वर्क डन बाय बोथ इन 2 hours, वर्क डन बाय बोथ इन 2 hours कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1/8 प्लस 1/6। तो क्या आएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि यहाँ पर कितना आएगा आपका 8 और 6 का एलसीएम 24 होता है और यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 7/24, तो यानी कि यहाँ पर क्या गया 12, 7/12, ठीक है। अब रिमेनिंग वर्क कितना आएगा भाई, 1 में से माइनस कर दो इसे,
1 माइनस 7 अपॉन में 12 यानी कि 5 अपॉन में 12। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश दिस। तो टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश दिस, इसको फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा भाई, 5 अपॉन में 12 है और डिवाइड कर दो इसको 1 अपॉन में 6 से, तो कितना आएगा आपका 5 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई में 6, ये 2 हो गया यहाँ पे कट, यानी कि 5 अपॉन में 2 तो कितना आ गया 2.5 आ गया आपके पास, यानी कि 2.5। तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास, यदि किसी निश्चित पैटर्न यानी कि इन ए सर्टेन पैटर्न इफ 38 स्टार ऑफ 15 32 है, 62 स्टार 91 7 है, और आपके पास जो है, अच्छा ये तो उल्टा करके लिखे हुए हैं, 74 स्टार 81, जैसे 74 को उल्टा करोगे तो 47 हो जाएगा, और 81 को जब उल्टा करोगे तो 18 हो जाएगा, तो 47 में से जब 18 जाएगा तो 29 आएगा, तो 47 स्टार 33 में क्या आएगा, तो 47 जो है इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 74 होगा, और इसमें से माइनस कर देंगे 33 को उल्टा करके 33 ही बनता है, तो यहाँ पर तो आपको 41 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। फिर आपके पास 71 if it was Saturday on 17 December 2002, what was the day on the 22 December 2004, यदि आप 17 दिसंबर 2002 को शनिवार था तो 22 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा, तो निकालते हैं इसे। इसमें देखिए 7 दिसंबर टू 17 दिसंबर 2002 टू 17 दिसंबर 2003 प्लस 1 डे करेंगे क्योंकि कोई भी इसमें लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ही ईयर है। फिर 17 दिसंबर 2003 टू 17 दिसंबर 2004, यहाँ पर जो है प्लस 2 डेज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये लीप ईयर है 2004 आपका। फिर है 17 दिसंबर 2004 इस सैटरडे, प्लस 3 डेज, ठीक है, इक्वल्स टू ट्यूसडे बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एड 5 मोर डेज टू रिच 22 दिसंबर, क्योंकि आपको 22 दिसंबर का निकालना है, तो ट्यूसडे में आप जो है 5 दिन और ऐड कर दोगे तो आपका क्या आएगा, सैटरडे आएगा, एक मिनट सैटरडे थोड़ी आएगा, संडे आएगा, संडे। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। फिर है 72, द नेक्स्ट ऑफ द सीरीज निकाल लिया है, Z1A है, X2D है, V6G है और T21J है, तो इसमें निकालना है आपको। ठीक है, तो अब देखिए इसमें फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग देखिए, फर्स्ट लेटर Z से -2 घटाएंगे तो X आएगा, X से -2 घटाएंगे तो V आएगा, V से -2 घटाएंगे तो T आएगा, T से -2 घटाएंगे तो R आएगा। अब R कहाँ है, सब में यार है भाई, ठीक है, और 88 भी 2 में है, तो सबसे पहले लास्ट वाला डिजिट देख लो किस में आएगा। ठीक है, लास्ट वाले का कर लेते हैं बस, उससे पता चल जाएगा लास्ट डिजिट। अरे लास्ट से भी नहीं पता चलता, एम भी रिपीट हो रहा है। A+3 D+3, फिर D के बाद 3 ऐड करने पे G आता है, G में 3 ऐड करने पर क्या आता है, J आता है, और J में भी 3 ऐड करने पर M आता है, तो R और M वाले आएंगे तो बाकी के काट के दो, ये तो कट गए। अब इनमें से कोई एक है, तो मैथ की वाली सीरीज जो है उसमें क्या हो रहा है, मैथ वाली सीरीज में 1 और 1 है लिखा हुआ। ठीक है, क्या है 1 और 1 है, अगर मान लो आपके पास, तो इनको जब आप करोगे मल्टीप्लाई, उसके अंदर 1 ही ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर आप जो है 2 और 2 लोगे 22, उसके अंदर 2 ऐड करोगे तो आपको 6 मिलेगा। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके 4 में तो ऐड कर दिया। फिर 3 है
3 है, ठीक है। एक में 3 नहीं लिखा, क्या क्या लिखा था, यहाँ 2 है ना, 2 को 2 कर दिया तो यहाँ 6 आया है। फिर यहाँ 6, इधर 6 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ 6 लिख दिया, 6 और 3, फिर जमा 3, 6 3 18 और जमा 3 21 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 21 है तो अगला अक्षर 4 होगा, ये हो गया, और उसके अंदर फिर 4 ही ऐड करना है। 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, 84 में 4 ऐड करेंगे तो 88, तो आपका क्या बना, ये वाला बना। सबसे पहले 1 1 लिखा, ठीक है, उसमें 1 ऐड करा तो 2 आ गया, क्योंकि आपको जो है ना x2 डी लिखा जो हुआ है वो बनाना है, सोचना है आपको कि भाई क्या है। फिर 2 आपका आंसर आया, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर उसमें 2 ही ऐड करा तो आपका 6 आ गया, ऐसे कर। फिर है 73, इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल the number of letters skipped in the between adjacent letters in the series is decreased by 1, which of the following series observes the rule। तो इनमें से कौन सी सीरीज जो है रूल ऑब्जर्व कर रही है, गैप बिटवीन द लेटर्स लगाएंगे, गैप बिटवीन द लेटर्स, D4 है एंड J10 में 5 स्किप कर देंगे तो कितना है, E F G H और I, ये स्किप हो गए, ठीक है। फिर J10 है आपके पास एंड O15, यानी कि ये O जो है वो 15वीं पोजीशन पर है, इसमें से आप 4 स्किप करोगे, 4 स्किप कर दोगे बीच में से, तो क्या क्या आएंगे, जो आते हो उससे मतलब ही नहीं। O15 है एंड उससे आगे क्या है आपके पास S19 है, S19 पोजीशन पर है, इसमें से आप 3 स्किप करोगे, ठीक है। फिर है आपके पास S19 एंड V22, इसमें से आप जो है 2 स्किप करोगे इनके बीच में से, ठीक है। पैटर्न कैसे कैसे चल रहा है देखो, पहले 5 स्किप करा है, फिर 4 स्किप करा है, फिर 3 स्किप करा है और फिर 2 स्किप करा है, ठीक है। तो इसमें क्या है 5 4 3 2 ये स्किप कर रखे हैं आपने, तो इसमें एग्जैक्टली क्या बन रहा है भाई, डी से जे में आपने 5 करे, फिर जे से ओ में 4 करे, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट, डी जे ओ एस। तो 5 4 3 2 का आपका क्या बन रहा है, एक एक कम करते जा रहे हैं ना, पहले 5 कम, फिर 4 कम, फिर 3 कम, फिर 2 कम, तो किस सीरीज में फॉलो हो रहा है, तो जो दूसरे नंबर पर लिखी हुई है ना उसमें हो रहा है। फिर है आपके पास नेक्स्ट, वो तो देखो, the radius of circumcircle of the triangle made by the axis for y axis, x axis और y axis से 4x 3y और 12 है, ठीक है। तो इसमें जब आप बनाओगे तो आपकी एक ट्रायंगल बनेगी, ये है मान लो, ठीक है, ये 0 0 है, तो एक पॉइंट तो आपका क्या आ जाएगा भाई, 0, ये वाला पॉइंट आएगा तो 3,0, और एक पॉइंट आपका आ जाएगा इसे सोल्व करने वाला 0,4। इस को जो फॉलो करेगा, जब आप इसके अंदर 0 0 रखोगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, आप इसके अंदर 4 4 0 4 रखोगे सेटिस्फाई होगा, 3 0 तो सेटिस्फाई, तो इस तरीके से आपका से पॉइंट आ रहे हैं, तो आपकी ये जो ट्रायंगल बन रही है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको इसमें जो है ना क्या निकालनी है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल निकालनी है 74 में, तो यानी कि जो इसका हाइपोटेन्यूज है ना, आप उसकी रेडियस निकाल दो। हाइपोटेन्यूज की रेडियस क्या बनेगी भाई, ये यहाँ 3 है, ये यहाँ 4 है, तो यानी कि हमें पता है 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, तो ये 5 के बराबर हो गया, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 के बराबर हो गया। अब जो राइट ट्रायंगल होता है ना, राइट ट्रायंगल उसकी जो सर्कम सर्कल होगा, राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज, फिर क्या सर्कम सर्कल जब हो रहा होगा तो वो ना इसकी जो हाइपोटेन्यूज उसके हाफ के बराबर होता है, 5/2 के बराबर होता है, यानी कि 2.5 के बराबर होगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर आपके फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 1 4
15463 so that the resulting number is exactly divisible by 107। तो जो रिमाइंडर है वही आपका नंबर होगा। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे, डिवाइड कर लो पहले तो 15463 को 107 से 1 पर चलेगा, 107 आ गया, यहाँ पर 4 हो गया तो यहाँ पर 7 आ गया, फिर ऊपर से 6 उतारा तो 4 पर चल गया, तो 4 पर 4 से 28 काट का 2 और 4 16 में से 8 गए 8, और यहाँ पर कितना बचा आपका 6 में से 2 गए 4 और ऊपर से उतार लिया 3, किस पर चलेगा 4 पर ही चलेगा भाई, 4 पर चलेगा 428 आ गया यहाँ पे, तो कितना आया यहाँ तो 55 आ गया, तो 55 नंबर। फिर है आपका नेक्स्ट, what a proportion of water must be added to milk to gain 20% by setting it at the cost price। तो जब भी आप किसी पानी को देखना चाह रहे हो तो भाई मुझे तो ना अपने कॉस्ट प्राइस के ऊपर बेनिफिट देखना है, ठीक है, आप ये चाह रहे हो कि आपकी गेनिंग ना आपके कॉस्ट प्राइस के ऊपर हो, तो आपको अगर दूध के अंदर पानी मिलाना है तो इसका मतलब ये है जितना दूध होगा उतना ही पानी होगा, ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। तो इसके अंदर क्या होगा, गेन परसेंट वाटर अपॉन में मिल्क, क्योंकि जितना दूध है ना उतना ही पानी होगा, इंटू में 100 किसके बराबर है 20 के बराबर है इसमें। तो इसमें क्या आएगा, वाटर अपॉन में मिल्क इक्वल्स टू 20 अपॉन में 100 यानी कि 1 अपॉन में 5, 1:5 आंसर है, तो फर्स्ट आ गया। फिर आपके पास 77, द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम 4% पर एनम फॉर 2 इयर्स है, ठीक है, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन ये आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या रखा है इसने कि एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अनुपात आपको फाइंड आउट करना है। तो वो क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो एसआई है, एसआई फॉर 2 इयर्स 8% ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है, क्योंकि इसने क्या लिखा है 4% और इसने रेट दे दिया और 2 ईयर का टाइम, तो टोटल एसआई क्या बन जाएगा, अगर आप 1p मान लेते हो तो उसके हिसाब से क्या होगा, देखो p क्रॉस r क्रॉस t होता है ना फार्मूला, तो एसआई का p क्रॉस r क्रॉस t अपॉन में 100, तो आपने p तो एज इट इज रखा 8 रख दिया या 4 रख दिया या 2 रख दिया या 100 रख दिया, तो कितना है ये 8% आया ना, 8% p, तो बस ये मैंने सीधा डायरेक्ट रख दिया था यहाँ पे। फिर है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, वो क्या होगा भाई 4% है प्लस 4% है और क्या है प्लस 4 क्रॉस 4% है, ठीक है, तो यानी कि कितना आ गया आपका ये 8.16% ऑफ पी आ गया ये। अब रेशो निकालना है, इसका रेशो निकालो, रेशो तो जो है 816 अपॉन में 8.00, तो क्या आएगा इसमें 816 अपॉन में 800, तो कट करेंगे तो क्या आएगा 51 अपॉन में 50 आएगा, तो 51 अपॉन 50 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। फिर आपके पास 78 क्वेश्चन, इफ ए बी सी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विद द शेयर्स इन द रेशियो 7 upon में 2, 4 upon में 3, 6 upon में 5. After 4 months, A increased his share by 50%. If the total profit at the end of 1 year be rupees 21600, then B's share in the profit is. यदि ए बी तथा सी ने 7/2, 4/3, 6/5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, 4 माह पश्चात ए ने अपनी पूंजी का 50% बढ़ा दिया, यदि वर्ष के अंत में कुल 21,600 रुपए का लाभ हुआ हो तो इस लाभ में बी का हिस्सा बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें इनिशियल रेशो क्या है गिवन, इनिशियल रेशो 7/2, 4/3 और 6/5, ठीक है। फिर अब इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, 2, 3, 5 का एलसीएम क्या होगा 30 होगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से तो क्या बनेगा, एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा भाई, आपको 30 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि तो 30 से 15 से 105 होता है, फिर यहाँ पे 40 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 36 आ जाएगा, ठीक है। एज कैपिटल फॉर 12 मंथ्स,
एज कैपिटल फॉर 12 मंथ्स। कितना है भाई? 105 मल्टीप्लाई 4 मंथ, ठीक है, प्लस 105 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 8 मंथ्स, तो कितना हुआ? 420 जमा 1260 होगा, तो कितना आया? ये 1680 आ गया, ठीक है। फिर 20 कैपिटल निकालनी है आपको, 20 कैपिटल 40 मल्टीप्लाई वो 12 का रहेगा पूरे का पूरा साल का 480। फिर सीज कैपिटल निकालनी है आपको, वो 36 मल्टीप्लाई 12 रहेगा, 432 हो गया ये। तो न्यू रेशो क्या आएगा आपका? क्योंकि उसने बाद में बढ़ा दिए ना अपने पैसे ए ने, तो 1680 रेशो 480 और 432। तो काटोगे जब इसे तो आपके पास क्या आएगा भाई? ये तो आपके पास है 35 रेशो 10 रेशो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे इसमें क्या दिया हुआ है? तो बी का शेयर निकालना, 20 शेयर, 20 शेयर आएगा 10 बटे में टोटल 54 और मल्टीप्लाई में 21,600, ठीक है। ये कितने पर कटेगा? 4 पर कट जाएगा, 400, तो आ गया 4000। कितने का है? ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। फिर है आपके पास 79। 79 में देखिए, एक आदमी 20% हानि पर एक वस्तु को बेचता है। यदि उसी वस्तु को 12 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है। A man sold an article at a loss of 20%. If he sells the article for 4 rupees 12 more, he would have gained 10%. The cost price of an article is difference between 20% loss, difference between 20% loss and 10% gain, and 10% gain is 30% of CP. फिर है 30% of CP रुपीज 12, तो यानी कि 12 बटे में 30 मल्टीप्लाई में 100, कितना आएगा? एक ये से 4, 40 आ गया भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। आगे इसने क्या है आपको कि भाई आपका a की पावर 1/2 प्लस a की पावर माइनस 1/2 अपॉन में 1 माइनस a है, प्लस a की पावर माइनस a की पावर माइनस 1/2 और 1 प्लस रूट a है इज इक्वल टू, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके अंदर पता है क्या करो, a को ना एक्स स्क्वायर मान लो, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा मानना, क्योंकि और डायरेक्ट इससे निकालें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो निकालती हूँ इसे, लेट लेट कर लो इसमें, ये बड़ा है क्वेश्चन, तो ये क्या हो गया, चलो लेट a इक्वल टू एक्स के, तो इट इम्प्लाइज ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, पुट करो पहले तो इसके अंदर, एक्स स्क्वायर को पुट करा तो यहाँ पर तो एक्स आ गया, प्लस यहाँ पर एक्स की पावर माइनस 1 आ गई और यहाँ पर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। ए को एक्स स्क्वायर मान रहे हैं, प्लस में 1 माइनस में यहाँ पर क्या आ गया, एक्स की पावर माइनस 1 आ गई, एक्स स्क्वायर है, हाँ यस यस यस, और अपॉन में यहाँ पर एक्स स्क्वायर जब रखोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स आ गया और यहाँ पर 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स आ गया, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। फिर यहाँ पर 1 माइनस में 1 अपॉन में एक्स आ गया और यहाँ पर 1 प्लस में एक्स आ गया, तो फिर यहाँ पर आगे वो सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स माइनस में 1 और 1 प्लस एक्स है, ठीक है। एक्स माइनस में 1 अपॉन, अरे फिर यहाँ पर एक्स भी तो आएगा ये, और इसके वाला एक्स का है वो ही है, ठीक है। ये एलसीएम हो गया और फिर ये एलसीएम नीचे आ गया और फिर ये यहाँ पे ये एलसीएम और फिर ये यहाँ पे, अब इसका सारे का एलसीएम लो, एक्स आ गया, 1 माइनस एक्स आ गया और 1 प्लस एक्स आ गया, ये तो एज इट इज है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 लिखा गया
और फिर यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर ये दोनों तो है तो ये नहीं है, तो यानी कि x माइनस में 1 हो गया और 1 माइनस में x हो गया। ठीक है, अब फिर देखो आगे इसको सोल्व करो। यहाँ पर तो x का स्क्वायर और प्लस में 1 हो गया, इसमें से माइनस का बाहर ले लो तो ये माइनस का बाहर आ गया, तो x माइनस में 1 होल स्क्वायर हो गया। तो अपन में यहाँ पर x और 1 माइनस में x और 1 प्लस में x हो गया। और फिर यहाँ पर क्या बनेगा भाई, x का स्क्वायर प्लस में 1 बनेगा, फिर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस में नहीं प्लस में ट्वाइस ऑफ x हो जाएगा, क्योंकि जो माइनस वाला है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। और अपोन में क्या आएगा हमारे पास, x और 1 माइनस में एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो क्या आ रहा है ये x, फिर ये 2x है और अपॉन में x है और 1 माइनस में x स्क्वायर है, x से x कैंसिल, क्या आया 2 अपॉन में 1 माइनस में x स्क्वायर, और x स्क्वायर क्या है a है, तो 2 अपॉन में 1 माइनस में a आपका आंसर है। तो क्या आया आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 2 अपॉन में 1 माइनस a। तो यहाँ पर आपके 90 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपने जो है 2023 का जो थर्ड लेवल का पेपर होता है वो भी कंप्लीट कर लिया है। तो 2023 के भी हमारे तीनों हो गए और 2022 के भी हमारे तीनों हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट होंगे वो हम जो 2024 के करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।